किसान आत्महत्या पे आपने बोला था कि ये एक फैशन हो चुका है। मैंने उस समय पे ये कहा था, लोग मरते ये फैशन में। मलाड में या, ओमकार बिल्डर के खिलाफ वहाँ के जानू भोई नगर के लोगों ने काफ़ी अनशन किया था। काफ़ी दिन से हट नहीं रहे थे, रोड पे बैठे थे कि आमरण अनशन करेंगे। उस अनशन को आपने तोड़वाया था। आपके वादा करने के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, लेकिन आज भी घर उन्हें नहीं मिला है। 1 करोड़ रुपए का चेक तुरंत उनको देकर अनशन खत्म करवा दिया। मेरे पार्टी के लोगों ने भी जितना मेरे साथ में खड़ा होना चाहिए तो वो हुआ नहीं। 35 साल आप जनप्रतिनिधि रहे, कभी जी। हारे नहीं है, या, कभी अच्छे मार्जिन से भी जीते हैं। या, क्या यह बात हाईकमान को भी पता होगी कि अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, कभी हार नहीं रहे, फिर भी आपका टिकट कट गया सांसदी में? ये बात किसी को गले उतरेगी नहीं। पार्टी ने आपको बोला कि आप बोरीवली से नहीं, आप मलाड से चुनाव लड़िए। मलाड से आप चुनाव लड़ने के लिए आपको बोला गया, लेकिन आप माननीय असलम शेख के सामने चुनाव नहीं लड़े। क्या यह आपका पसंद मत था, या फिर वहाँ असलम शेख कांग्रेस से बहुत पावरफुल है इसलिए आप नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि था तो आपका ही संसदीय क्षेत्र हो। देखिए, मैं कभी भी मेरे जीवन में कभी किसी को चैलेंज देकर कोई काम नहीं किया। क्या राजनीति में परिवारवाद खत्म होना चाहिए? कोई एमएलए है तो उसके बेटे को कॉरपोरेटर का टिकट मिलना चाहिए। खुलकर कहना चाहूँगा कि परिवारवाद बिल्कुल टोटली खत्म होना चाहिए। कि अगर शुक्ला कंपाउंड के क्या? झोपड़ों को मैं नहीं बचा पाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, ऐसा कहा था। महाराष्ट्र की सरकार भी कहेगी कि भाई इसमें हम कुछ नहीं करते, कोर्ट ने जो कुछ भी किया वो कायदे से किया है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि तोड़ देगी, या, और हाई कोर्ट बोलती है मैं तोड़ देगी। Yeah. गवर्नमेंट महाराष्ट्र की आपकी बोलती है कि नहीं हो पाएगा। Yeah. फिर भी गोपाल शेट्टी बोलते हैं कि मैं करा के दूंगा। या। अब मेरा जो कानून चलता है, देखिए ये तो खूबी है ना। सीधा चैलेंज देके जो काम करने का स्टाइल है, अगर ऐसी नेताओं में हो जाए तो सरकार क्यों चलती है? सरकार लोगों को घर देने के लिए चलता है साहब। सरकार का काम लोगों को बेघर करना नहीं है। यही मेरा एक फंडामेंटल मुद्दा है। 17 महीना हो चुका है जहां पे चुनाव सारे खत्म हो चुके हैं। इस 17 महीने में आज भी आपके कार्यालय के बाहर सुबह और शाम दोनों टाइम बहुत भीड़ रहती है। आगे आपका प्लान क्या है? लोकल लोगों को टिकट मिलना चाहिए, ये मेरा इतना ही मेरा मानता हूँ। मेरा कौन सा ऐसा पाप? अभी लोग ये भी बातें करते हैं कि विधानसभा का इन्होंने फॉर्म किया, इनको ये करेंगे वो करेंगे। गोपाल शेट्टी के शरीर पे हाथ डाले, ऐसा कोई सिस्टम पैदा नहीं हुआ है। नमस्कार, बिंदास बोल में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो अतिथि हैं वह 3 बार से नगर सेवक, 2 बार के विधायक और 2 बार के सांसद रहे हैं। और इन्हें विधायक, सांसद, नगर सेवक कभी नहीं कहा गया, उन्हें एक पदवी दे दी है जनता ने, जिनका नाम है जनसेवक। मैंने काफ़ी लेटर हेड इनका देखा है, काफ़ी ऐसे एप्लीकेशन देखा है जहाँ पे यह एमपी या एमएलए लिखने का एक अच्छा नहीं लगता, इन्हें लगता है कि जनसेवक लिखने के बाद ही उसकी शोभा बढ़ती है। आज भी इनके कार्यालय के बाहर एक जीते हुए उम्मीदवार के बाहर जितने लोग नहीं होते उतने इनके बाहर होते, क्योंकि एक उम्मीद है लोगों को, एक जनता को, एक ऐसा है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरे प्रॉब्लम्स दूर होंगे, मेरी बातें सुनी जाएगी। हम सबके बीच हम मिलते हैं गोपाल शेट्टी जी से। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, मैंने सोशल मीडिया में बहुत देखा, क्योंकि लोग आपको सर्च बहुत कर रहे हैं, या। लेकिन आपका परिचय पूरी तरह से नहीं मिल रहा है कि परिवार, आपका एजुकेशन कहाँ हुआ, क्योंकि कुछ परिचय में ऐसा बता रहा है कि आपका जन्म कर्नाटका में हुआ और कुछ बता रहा है कि कांदिवली में हुआ। तो एक छोटा सा परिचय आपके बारे में जो सोशल मीडिया ना जानता हूँ। मेरा जन्म वैसे कांदिवली में हुआ है। मैं 4 साल का था तब गाँव गया था मैंगलोर, और वहाँ पर दूसरी क्लास तक मैं कन्नड़ पढ़ा, और फिर वापस मेरे अंकल मुंबई आ रहे थे तो उनके साथ में मुंबई आ गया। उसके बाद में मुंबई रहा हूँ, और फिर 6 साल का था तब आया। तो उसके बाद में शादी के बाद 25 साल के बाद में मैं गाँव गया, क्योंकि गांव में भी कुछ छोटा सा एक घर है, बाकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं बहुत ही गरीब परिवार से आया हूँ। मेरे पिताजी 4th क्लास एम्प्लॉय थे। बड़ी बहन की शादी के लिए पिताजी को नौकरी भी उन दिनों में छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद में मेरी पढ़ाई पूरी हुई नहीं, और मैं बचपन से ही अप्रेंटिसशिप करके टर्नर, फिटर, वेल्डर, डाई मेकर हुआ, और साइनाथ इंजीनियरिंग नाम से एक छोटा सा फैक्ट्री जोगेश्वरी साधना इंडस्ट्रियल एस्टेट में मैंने 35 साल चलाया। और राजनीति में भी मेरा प्रवेश झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को, और मैं भी उसी झोपड़पट्टी में रहता था, तो सुविधा प्राप्त करने के लिए राम नाईक जी के पास गया। और फिर वो उनको मुझ में कुछ दिखाई दिया कि भाई इसको पार्टी में लाना चाहिए। मुझे बोरेली बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। फिर 500 विजिटिंग कार्ड छाप कर मुझे ला कर दिया गया। तो कार्ड से मैं प्रभावित हो गया। जैसा कोई लड़की को देखते हैं तो अच्छा लगता है तो शादी कर लेते हैं, वैसा कार्ड से मैं प्रभावित हो गया।
और वो कार्ड को ख़त्म करने के लिए काम शुरू किया था, और आज तक कार्ड तो ख़त्म हो गया लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ है, काम कर रहा हूँ। और 92 में जब पहली बार चुनाव लड़ने का आग्रह कार्यकर्ताओं से और पार्टी नेताओं से हुआ, तो मैंने रामनाथ जी को चिट्ठी लिखा था कि ये मेरा काम नहीं, मैं मेरे काम में अच्छा कर रहा हूँ, मुझे चुनाव मत लड़ाइए। लेकिन रामनाथ जी ने फिर बुलाकर पूछा क्यों नहीं, तो मैंने 2-4 बातें उनको बताई, तो उन्होंने कहा कि तुमको अगर ये उम्र में इतना सारा पता चल रहा है, तुम नहीं लड़ना चाहिए। और लड़ाया। फिर पहला चुनाव बहुत कठिन चुनाव था, क्योंकि 2 सिटिंग कॉरपोरेटर मेरे सामने, सुशीला रामबिया और कमलाकर पाटिल। उनका वार्ड लेडीज़ होने से शिवसेना के वो नगर सेवक थे, तो वो भी इस वार्ड से लड़े। सुशीला रामबिया तो सिटिंग नगर सेविका थी। और फिर मैं लड़कर बहुत कम मार्जिन से जीता पहला चुनाव, 4,454 वोट से जीता। अच्छा। काम बहुत किया, 8,500 का लीड से दूसरी बार जीता, 13,500 का लीड से तीसरी बार जीता। चौथी बार विधानसभा का चुनाव भी मुंबई में सबसे ज़्यादा 52,000 के लीड से जीता। 5वीं बार एक विधानसभा का 3 विधानसभा हुआ, तो वो चुनाव भी मैंने 39,000 वोट से जीता। छठा चुनाव तो आप सबको पता है कि संजय निरुपम जी के सामने 4.5 लाख से जीता, और उर्मिला जी के सामने 4,74,000 से जीता। और 8वां चुनाव तो लड़ने का मौका ही नहीं मिला। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसा शेट्टी परिवार में मैंने देखा है कि शेट्टी परिवार में ऐसा है कि जैसे ही इंसान बड़ा होता है, 20-22 साल का होता है, वो होटल के बिजनेस में जाता है। जी। आपके परिवार ने विरोध नहीं किया कि ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम सब होटल लिस्ट हैं, होटल के धंधे में जाएंगे, अपने समाज के साथ रहेंगे, ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ? नहीं, देखो, होटल में 2 प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो जो होटल में है उनके बच्चे होटल में चले जाते हैं। मेरे पिताजी तो एक फैक्ट्री में काम करते थे, और मुझे होटल में अगर जाना था तो फिर उन दिनों में वही वेटर से स्टार्ट करो या तो उससे नीचे का काम से स्टार्ट करो, फिर बढ़ते बढ़ते चले जाओ। भगवान ने जो मेरा कुंडली लिखा है उस हिसाब से मैं होटल में भी जाता तो आज अच्छा सेट हुआ होता। लेकिन मैं होटल इंडस्ट्री में पहले दिन से ही, मेरा काम ही नहीं था। माँ की इच्छा थी कि कम से कम, मैं बचपन में ही शार्प था, तो घर के लोगों को तो पता चलता ही है। इच्छा थी कि मैं लड़ूँ, मैं पढ़ूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। फिर मैं नाइट स्कूल भी ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ का भी माहौल मुझे जचा नहीं। मेरा एक अपना एक स्वभाव है बचपन से ही। हाँ। जो चीज़ नहीं अच्छा लगता तो उसको तुरंत डिसीजन लेके ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा। तो नाइट स्कूल भी मैंने छोड़ दिया। फिर जैसे मैंने बताया कि अप्रेंटिसशिप करके मैं एक फिटर के इसमें आ गया। यस, वहाँ पर मैंने अच्छा किया और अच्छा कर रहा था, लेकिन पार्टी के लोगों ने वो भी मेरा छुड़वा दिया और काम करता गया। बस लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना मिला, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जान लगा दी। मेरे साथ वो चुनाव में कभी और किसी ने टिकट नहीं मांगा, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा। मैं अकेला ही कैंडिडेट हुआ करता था और पार्टी भी ऊपर के लोग भी दे देते थे और फिर लोग भर भर के वोट दिया करते थे। मुझे साथ ही चुनाव में घर का पैसा तो था ही नहीं, घर में पैसा लेके भी नहीं गया और लोगों ने ही पैसा निकाला, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। उसके बाद में भी पारदर्शकता, लोग चुनाव में पैसे देते थे, उसमें बच जाते थे, उसमें से 5 साल चलाता था, फिर कम पड़ा तो फिर वापस पार्टी के लोग डोनेशन जमा करके करते थे। आज भी मार्केट में इस बात का आज खुलासा करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है गोपाल शेट्टी के पास इतना पैसा है, उतना पैसा है। 10 साल के पहले एक आरोप लगा था, तो उन दिनों में कांग्रेस की सरकार थी, आर पाटिल साहब उप मुख्यमंत्री थे, तो उनको मैंने चिट्ठी लिख दिया कि मेरे प्रॉपर्टी का छानबीन करो, इंक्वायरी करो, प्रॉपर्टी पूरा ले लो और मुझ पर कार्रवाई भी करो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। और मैंने चिट्ठी लिखी, आज भी मेरे पास है। फिर बाद में अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री बने, तब लोगों ने बात करना शुरू किया, तो फिर मैंने पहले वाला चिट्ठी और वो चिट्ठी वापस से चिट्ठी लिखा, उनको कहा कि आप इंक्वायरी करो। तीसरी बार तो नाम ही कहूँगा कि सुनील राणे जी आ गए, तो उनको किसी ने कहा कि गोपाल भाई के पास इतना फ्लैट है, इधर है, उधर है, ये है, वो है। तो मैंने देवेंद्र जी को चिट्ठी लिखा, मैंने बोला 2 चिट्ठी पहले लिखा है, अभी आपको तीसरा लिख रहा हूँ, आप इंक्वायरी करो, सब छानबीन करो, सारा प्रॉपर्टी जब्त करो और मुझ पर कार्रवाई करो। और फिर पब्लिक डोमेन में भी मैंने बोरेली में पार्टी के लोगों को भी कहा कि सारा 72 फ्लैट ढूंढ कर निकालो, कार्यकर्ताओं को बांटो और एक फ्लैट का मैं अपने और से दे दूंगा, वो भी दे देना, 73 फ्लैट दे देना। मतलब लोग इस तरह की बातें करते हैं। यस। और ये लोग ही नहीं तो लोगों को लगता है ना कि पॉलिटिक्स में पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, कमाने वाले कमाते हैं, लेकिन हमने नहीं कमाया, क्योंकि पार्टी ने जो हमको सीख दी और मेरा पर्सनल अपना एक स्वभाव, एक DNA में है ये सब चीज़ों का गलत काम नहीं करना। और मैं आपको नाम बताता हूँ, जिगर वोरा नाम का, क्योंकि इसको मैं आने वाले दिनों में इसको मुझे और बड़ा करना है। उसने मुझे एक दिन फ़ोन करके कहा कि गोपाल भाई आप थोड़ा मेरे प्रोजेक्ट में भी पैसे लगाओ, यानी उसको लगता है कि मेरे पास पैसे बहुत है। हाँ, मैं गवर्नमेंट के लोगों को आज कहूँगा कि जिगर वोरा 2 है, एक जिगर शैलेश वोरा है जो बोरेली में स्कीम कर रहा है, ये जिगर वोरा भी बोरेली में 2-3
अजंता फार्मा वाले का बिल्डिंग बहुत बड़े पैमाने पे बना रहा है। मैं महाराष्ट्र पुलिस के लोगों को कहना चाहता हूँ, जिगर वोरा को आप कांटेक्ट करिए, उनको कहाँ से किसने बताया कि मेरे पास पैसे है करके, और इसका छानबीन होना चाहिए, छानबीन होना चाहिए इसका। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा है तो आपके पास जिगर वोरा ने ये ढूंढने की कोशिश किया। एज ए बिजनेसमैन के हिसाब से हर कोई बोल सकता है कि अप्रोच कर सकता है कि आप प्रोजेक्ट में पैसे लगाइए, ऐसी हो सकता नहीं, है। अगर नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं उनको कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई भूमि पूजन में चला जाता हूँ, अरे गोपाल भाई आके गए, हाँ वो तो हमारे साथ में ही है। हाँ, हमारे प्रोजेक्ट तो में ही लोगों को लगता है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 33 साल के राजनीतिक जीवन में एक रीजनेबल कंसेशन में फ्लैट भी किसी के पास से बुक नहीं करवाया। मैं जिस बिल्डिंग में आज रहता हूँ, वो बिल्डिंग का सारा मदद बिल्डर को मैंने किया। 6,500 रुपये बुकिंग हुआ था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, आवश्यकता भी नहीं थी, मैंने नहीं लिया। लेकिन जब मुझे आवश्यकता पड़ी तो अतुल बिल्डर के पास से 18,500 रुपये में मैंने लिया। मेरे दोस्तों ने 6,500 रुपये में फ्लैट लिया बिल्डिंग में, अच्छा, लेकिन मैंने 18,500 रुपये में लिया। लेकिन अतुल जी ने मुझे एक मेहरबानी मेरे ऊपर किया कि उन्होंने पैसे के बगैर मुझे चाबी दे दिया। फिर मैंने बैंक में से लोन लेकर उसका पूरा जो भी हिसाब किताब करना था वो सब किया। आपकी ऐसे मैंने सोशल मीडिया लोगों से बात किया, विवाद के मैटर बहुत कम है काफ़ी, लेकिन एक विवाद है जो बहुत बहुत गरमाया था आपने। अब मुझे ये पता नहीं क्लियरिटी कि आपने बोला क्या था, मीडिया ने क्या दिखाया था, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है ये है कि किसान आत्महत्या पे आपने बोला था कि ये एक फैशन हो चुका है, क्योंकि सारे किसान सिर्फ और सिर्फ गरीबी और भुखमरी से नहीं मरते, कुछ कोई और कारण से मरते हैं, लेकिन जोड़ दिया जाता है किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उन्हें ये तकलीफें है। इसका सच्चाई क्या है वो एक जानना चाहता था मैं। बोरीली कोर्ट में केस मैंने दर्ज किया है, वो अभी भी चालू है, पता नहीं कभी बोर्ड पे आएगा, कभी सुनवाई होगा। लेकिन आप जैसे एक एजेंसी है, जो लोग जितने भी न्यूज़ आते हैं उसमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है फैक्ट वो करती है। ढूंढ के निकालते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने दे दिया जजमेंट कि ये गलत था करके। मैंने उस समय पे ये कहा था, लोग मरते ये फैशन नहीं, बाद में जो पैसे बांटे जाते हैं ये एक फैशन हो गया। मोला महाराष्ट्र सरकार अगर 8 लाख रुपया कोई मरता है उसको देते हैं, तो गुजरात के लोग 9 देते हैं, आसाम के लोग 10 देते हैं। किसी व्यक्ति की कीमत आप पैसे से नहीं कर सकते हो। आदमी किसान आत्महत्या न करे, इस प्रकार का मैकेनिज्म हमको करना पड़ा है, जो अब मोदी जी आने के बाद में उन्होंने बहुत सारा सुधारा किया है। मैं ये बात का दावा नहीं करता हूँ कि पूरा खत्म हो गया है। देवेंद्र फडणवीस जी भी बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, और ये किसानों का आत्महत्या नेचुरल कम होना चाहिए। मरने के बाद में आप पैसा बांट देते हो। आज भी देखिए मुंबई शहर में पहले माले का मुद्दा जो मैं उठाया हूँ, आज भी उसका निपटारा नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मुझे जाना पड़ा है, अभी भी मैटर पेंडिंग है। मालूनी में एक तीसरे माले पर रहने वाले झोपड़पट्टी में से लोग गिर के 8 लोग मर गए। महाराष्ट्र सरकार ने 5-5 लाख रुपए दिया, केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए दिया, एक परिवार के लोगों को 54 लाख रुपया दिया, जो मैंने मेरे हाथ से चेक लेके जाकर दिया है। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर उसका घर का परमिशन लेना है तो परमिशन नहीं मिलता है, कि स्लम में है, 3 माला आपने बना दिया, 1 माले का भी नहीं मिलता है, 1 माले का परमिशन नहीं मिलता है स्लम में, आपकी जानकारी के लिए। तो आप कहना अब ये हमारी कमजोरी है तो कमजोरी है, मैं इसके बारे में बहुत लड़ता आया हूँ, लड़ रहा हूँ, आने वाले दिनों में भी लड़ूंगा। लेकिन जो है वो है ना, ये सच्चाई है। जो सच्चाई जो है वो है। आप पहले तो ये मैंने बताया था किसानों के बारे में कि पैसा बांटना एक फैशन हो गया, ये नहीं होना चाहिए। किसान आत्महत्या न करे, इसका हमको एक मैकेनिज्म करना पड़ेगा, उनको लाइट पानी जो भी सुविधा है वो देना पड़ेगा, ये मैंने कहा था। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि जो पैसे आप वहां दिए थे उससे अच्छा अगर उनको घर दे दिए होते पात्रता के हिसाब से तो वो परिवार जी सकता था। नहीं, किसान आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि उसके खाने पीने के लिए मोहताज हो जाता है। बारिश नहीं आती है तो या तो खेती किया हुआ, बारिश ज़्यादा आ गया तो फसल सब बिगड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर वो 8 महीना खाएगा क्या, जो उसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। सरकार ने योजना बनाई है 4 महीना खेती करने के बाद में 8 महीना और क्या आपने काम करना, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, या तो दूर होगा या तो व्यवस्था उन तक पहुँची नहीं होगी, इसलिए उनको खेती के बगैर वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर ही। अगर खेती फेल हो गई तो उनको खाने पीने के लिए मोहताज हो जाते हैं, मर जाते हैं लोग। तो इसका व्यवस्था हमको करना पड़ेगा, आज भी करना पड़ेगा, कल भी सरकार को ही करना पड़ेगा, तो करना चाहिए। सबसे पहला प्रायोरिटी मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के मौत से बचाना ये सरकार का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। बाद में उसको स्कूल, हॉस्पिटल, काम, ये सारा ये तो बाद में सब होता रहता है। आदमी खा पी कर कम से कम सुखी रहे, इसका तो व्यवस्था सरकार को, चाहे मेरी सरकार हो या तो और किसी भी सरकार हो, सरकार ने इसको करना चाहिए। जी, आपने पहले महल्ले वालों को घर मिलना चाहिए, इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़े जी आप। हाँ। लेकिन एक लड़ाई ऐसी है जहाँ पे लोगों का मानना जाता है, डिंडोशी के मलाड में जी हाँ। ओमकार बिल्डर के खिलाफ वहाँ के जानू भोई नगर के लोगों ने काफ़ी अनशन किया था। काफ़ी दिन से हट नहीं रहे थे, रोड पे बैठे थे कि आमरण अनशन करेंगे। उस अनशन को आपने तोड़वाया था
आपके वादा करने के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, लेकिन आज भी घर उन्हें नहीं मिला है। बस सही है, क्योंकि मैं बॉम्बे जाता था, यहाँ से रोज़ मुंबई जाता था, तो देखता था ये आंदोलन पे बैठे, तो मुझे लगता था कि इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, कोई नगर सेवक, कोई एमएलए, कोई एमपी इनको मिलता नहीं है। तो फिर मैं जाकर मिला, उनसे बातचीत किया, बातचीत समझने के बाद में मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है इनके साथ में। फिर मैंने उस विषय को देवेंद्र फडणवीस जी के पास लेके जाकर रखा, उन्होंने मेरी बात को मान ली। आज जो गगरानी जी जो कमिश्नर है महापालिका के, उन दिनों में यूडी के सेक्रेटरी थे, उनको बुलाकर कहा कि गोपाल जी जो कहते हैं उसको आप करिए करके। फिर हम काम पे लगे। फिर मैंने लोगों को आश्वासन दिया, ओमकार के बाबूलाल वर्मा जी को जाकर मैं मिला, 1 करोड़ रुपए का चेक तुरंत उनको देकर अनशन खत्म करवा दिया। बाकी का भी उनका भाड़ा बाकी था, लेकिन बाद में मैं अकेला पड़ा। मेरे पार्टी के लोगों ने भी जितना मेरे साथ में खड़ा होना चाहिए तो हुआ नहीं, तो मैं वो फिर रह गया। फिर मैं कानून बन गया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने ना करा, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में अभी डाला हूँ। अभी भी कल के विधानसभा में भी वरुण सरदेसाई जो शिवसेना के एमएलए, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया। और देवेंद्र फडणवीस जी ने 2 बार लोअर हाउस और अपर हाउस में इसका आश्वासन दिया है कि इसको हम जल्दी करेंगे करके, और मैं कहता हूं कि करेंगे। अभी देखिए, जो आपने कहा कि जो ओमकार के लोगों को अब करने के बाद में भी सरकार के ऑफिसर बोलेंगे कि अभी कानून बना है, इसके बाद के लोगों को हम देंगे, जो टूट गया है उसको हम नहीं देंगे। अच्छा हो गया आपने इस मुद्दे को छेड़ा है। तो मेरी ये मांग रहेगी सरकार के पास, बाद में भी कानून बनने के बाद में भी, जिनका एनेक्सर में नाम था और उनको घर नहीं मिला है, ऐसे सारे लोगों को हमको घर देना पड़ेगा। और मेरे मुद्दे को बहुत सारे लोगों ने इसको सही समझा ही नहीं। लोगों के दिमाग में है कि मुंबई में जितने भी स्कैटर्ड स्लम है उसके ऊपर जो पहला माला बनाया वो मैं डिमांड करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं प्राइवेट ज़मीन पर बना हुआ 40 टाइप के पहले माला, जो नीचे भाड़ू तो अलग है, ऊपर भाड़ू तो अलग है, ज़मीन मालिक ने बनाकर नीचे वाले को भी बेचा, ऊपर वाले को भी बेचा, जो महानगर पालिका को टैक्स भरते हैं, ऐसे लोगों की मैं मांग करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के किसी भी देश में सरकार का काम है लोगों को घर देना। घर कैसा देना, वो उसका मैकेनिज्म बनता है। फिर लोगों को ये भी लगता है मुफ्त में देते हैं, मुफ्त में देते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन लोगों को घर देना है सरकार का काम है। किसी भी सरकार का काम घर में बैठे हुए लोगों को बेघर करना बिल्कुल नहीं है। ये मैं बहुत छाती ठोक कर कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, कल भी कहता था, कल भी कहते रहूँगा जी। तो ये पहले माले का घर का जिस दिन भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सरकार ने एनेक्सर में जिन जिन लोगों का काम नाम था, जिनके पास प्रूफ है, ऐसे सारे लोगों को घर देना पड़ेगा। तो ही हम मानेंगे कि देश में लोकशाही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में, घटना में दम है, पावर है जी। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाला Implement करने चाहिए। वाला इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वहाँ का नगर सेवक, वहाँ का एमएलए, वहाँ का एमपी और वर्तमान सरकार। ये सारे लोगों का जॉइंट वेंचर है। आप सिर्फ सरकार को ही दोष दोगे तो चलेगा नहीं। सरकार अपनी जगह पे बैठी है, सरकार को वहाँ के नुमाइंदे ने जाकर बताना चाहिए। बताने के लिए फिर वापस उनको मिलकर बोलो, चिट्ठी लिखो, मतदार संघ में आवाज़ उठाओ, विधानसभा जब चलता है तो वहाँ पर आवाज़ उठाओ। ये सारा प्रोसेस होता है, उसको करना चाहिए समय समय पर। अच्छा, एक सवाल है, आप इतना भागते हैं, इतना काम करते हैं, जनता भी आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखती है, और आप अब तक 35 साल आप जनप्रतिनिधि रहे, कभी हारे नहीं हैं। जी हाँ, कभी नहीं। अच्छे मार्जिन से भी जीते हैं। जी हाँ। क्या यह बात हाईकमान को भी पता होगी कि अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, कभी हार नहीं रहे, फिर भी आपका टिकट कट गया सांसदी में? कारण? और यह बात मैं ही नहीं पूछ रहा हूँ, आपका परिवार भी आपसे पूछता होगा सबसे पहले। मेरे परिवार के लोग बिल्कुल, ये बात किसी को गले उतरेगी नहीं। हाँ। लेकिन परिवार में आज की तारीख में सबसे नज़दीक अगर कोई है तो पत्नी है। उससे पहले मेरी माँ थी। जब मैं ये लाइन में उतरा तब मेरे घर का परिस्थिति उस समय भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन खा पी के सुखी थे। लेकिन माँ ने भी कभी कहा नहीं कि मत जाओ करके, और पत्नी ने भी इतने लंबे समय पर कभी भी नहीं कहा है। आज 17 महीने हो गए मैं अलिप्त होकर, लेकिन आज भी वो नहीं करे कि क्यों दौड़ रहे हो, किसके लिए दौड़ रहे हो, एक भी बार पूछा नहीं उन्होंने। लेकिन आज भी मेरे सभी टाइम टेबल पर मेरा जो भी आवश्यकता है वो पूरा करने का काम वो करते हैं। और लोगों का जो प्यार है मेरे साथ में, जो विश्वास है कार्यकर्ताओं का, और मैं बहुत बड़ी बात करता हूँ पार्टी के नेताओं का भी, महाराष्ट्र के, जो कुछ भी हो गया उसमें महाराष्ट्र के लोगों का दोष कम है, लेकिन दोष जो है उस जो जिन्होंने भी किया वो भी महाराष्ट्र के ही लोग हैं। लेकिन जो एकदम टॉप अथॉरिटी जो होता है, जो निर्णय करने वाले, उसमें महाराष्ट्र के लोग नहीं थे। हो गया, उसमें थोड़ा मेरा भी दोष था। अच्छा। क्योंकि मैं लोकसभा के चुनाव के पहले बहुत पब्लिक में भी ये कह चुका था कि मैं अभी इसमें निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ बातों से बेचैन था।
क्योंकि मैं अपना समय बिगाड़ रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास आज भी कोई संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरा परमात्मा मुझे मैं इस बात का गवाह है। लोग क्या सोचते हैं वो मुझे देखना नहीं है। तो मुझे कुछ कामकाज करके मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ये मन में था। पार्टी के लोगों को मैंने कहा भी था, 2019 के चुनाव में देवेंद्र जी को कहा था। उन्होंने कहा कि नहीं तुमको ही लड़ना है, और फिर जरूरी भी था और लड़ा। लेकिन फिर बाद में मेरा मन थोड़ा भर गया था। अभी आप कहेंगे कि आप चुनाव लड़ने के लिए मन भर गया और आप नहीं लड़ते हुए भी काम करते हो। काम करना ये मेरा स्वभाव है। मैं काम से तो घर बैठने के लिए तो नहीं लड़ना ये तय नहीं किया, क्योंकि कुछ बातें इस प्रकार की भी है कि मैं पद पे हूँ, जवाबदारी है, तो फिर खुलकर मैं कह नहीं पाता हूँ। आज भी मैं उतना खुलकर नहीं कह रहा हूँ आपकी जानकारी के हाँ, लिए। क्योंकि सवाल अभी भी मेरा क्योंकि थोड़ा सा है कि मतलब आप इतना अच्छा काम कर रहे थे जी हाँ। और आपका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है कि 35 साल से आप हारे नहीं है और अच्छे मार्जिन में जीत रहे हैं। नहीं, हारना तो एक अलग बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हारे नहीं है, बहुत बार चुनाव लड़े हैं। लेकिन मेरे बारे में कभी विरोधी पार्टी के लोगों ने भी कोई आरोप नहीं लगाया मुझ पर, कभी आरोप नहीं नहीं, लगाया। क्योंकि क्या है ना कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज लोगों को आपने जो आदत लगाया था एमपी का, जी हाँ। सांसद गोपाल शेट्टी जो लोगों के बीच में जा रहे थे, वो सांसद थे इसलिए नहीं, नगर सेवक बन के भी गए हैं, एमएलए बन के भी गए। आज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो जनता का राय फीडबैक लिया हूँ आप आने के पहले, मिलने के पहले, वहाँ पे जनता का मानना है कि पीयूष गोयल साहब इतना जनता से कनेक्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं आज भी वो आपको मिस कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि मतलब एक लोकल सांसद होने से जनता का ज़्यादा प्रभाव होता, ना कि पीयूष गोयल साहब का? मैं आपको इन जनरल बताता हूँ कि हमारे देश में एक मानसिकता या हो गई है लोगों का कि हर चीज़ के लिए फिर वो ये सांसद का काम नहीं। काम में भी डिवीज़न है ना, नगर सेवक ने क्या करना चाहिए, एमएलए ने क्या करना चाहिए और एमपी ने क्या करना चाहिए। खास करके मेरे बारे में, मैं नगर सेवक से लेके एमपी तक बना, तो जो नगर सेवक के समय पे काम लाता था वो मेरे पास आता था, क्योंकि अटैचमेंट और एक नज़दीकियाँ इतनी हो गई थी, लोकप्रियता इतना हो गया था, लोग सवेरे उठ के आ जाते थे। और मेरा काम करना है, मेरा दायित्व बनता था, फर्ज बनता था, क्योंकि मैं किसी को ना नहीं कहता था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। तुरंत कॉर्पोरेशन में फ़ोन लगा दिया, तुरंत सरकार के लोगों को फ़ोन लगा दिया। अब ये सारी अपेक्षा कोई पीयूष गोयल जी के साथ में करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं होगा, अन्याय होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीयूष गोयल जी के जगह पे अगर मैं भी मंत्री बन जाता तो मैं भी फिर इतना मिल नहीं पाता था लोगों का। अच्छा। ये बात और है कि मेरा इतना लंबे समय का एक सिस्टम डेवलप हुआ था, उससे लोगों को और लाभ मिल सकता था। एक बात अलग है, क्योंकि मैंने दिल्ली में भी 10 साल देखा कि जो लोग मंत्री बने हैं, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, वो 5 दिन तो कहते थे कि दिल्ली छोड़ना ही नहीं है आपको, मंत्रियों को। अच्छा। और सैटरडे संडे को भी अन्य राज्य में भेज देते थे। तो आप लोकल क्षेत्र में अपने कैसे समय देंगे? हाँ, तो लोकल से कट जाते थे, इसलिए बहुत सारे एमपी हार भी गए। हाँ, और लोकल के अंदर ये पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। हाँ। लोगों को तो अब ये भी अपने लगता है कि क्षेत्र में नहीं दिख रहे। 5 दिन तो मिले नहीं, सैटरडे संडे को भी नहीं मिलते हैं। हाँ, अपने क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन मोदी जी का एक अपना स्वभाव है कि जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पे लोगों का भी काम होना चाहिए, वहाँ उनको मदद होना चाहिए, इसलिए भेजते हैं। इसलिए पीयूष गोयल जी आज एक बहुत बड़े पद पर है। और जो इन दिनों में ट्रम्प साहब ने जब जो मुसीबत खड़ी की है देश के ऊपर, उसमें तो उनको और ज़्यादा समय देना पड़ता है। इसलिए, और दूसरी बात यह है कि उत्तर मुंबई में भी आधे डजन 4 चुने हुए एमएलए है, 2 एमएलसीज है, तो काम कोई रुकता नहीं। और बोनस में मैं भी काम कर रहा हूँ मैं भी काम कर रहा हूँ। लेकिन ये मुझे लगता है कि पार्टी के लोगों से ज़्यादा जो अन्य लोग हैं वो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि पीयूष गोयल जी मिलते नहीं करके। लेकिन पीयूष गोयल जी अभी भी सैटरडे संडे आते हैं। मैं उनको सपोर्ट करना चाहूँगा कि नहीं, उनसे इतना अपेक्षा लोगों ने नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, आप सांसद का टिकट आपका कट गया, आपको नहीं मिला, आपने अपने मन को बना लिया। सांसद के बाद ही तुरंत विधानसभा का चुनाव आया। जी हाँ। और कहीं ना कहीं पार्टी ने आपको बोला, जो मेरे पास खबर है, पार्टी ने आपको बोला कि आप बोरीवली से नहीं, आप मलाड से चुनाव लड़िए। मलाड से आप चुनाव लड़ने के लिए आपको बोला गया, लेकिन आप माननीय असलम शेख के सामने चुनाव नहीं लड़े। क्या यह आपका पर्सनल मत था, या फिर वहाँ असलम शेख कांग्रेस से बहुत पावरफुल है इसलिए आप नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि था तो आपका ही संसदीय क्षेत्र हो। देखिए, मैं कभी भी मेरे जीवन में कभी किसी को चैलेंज देकर कोई काम नहीं किया। मैं लोकशाही में मानता हूं कि मुझे भी लड़ने का अधिकार है, उनको भी लड़ने का अधिकार है, इसलिए वो मुद्दा था ही नहीं। और असलम शेख जब संजय निरुपम जैसे 2 बार लोकसभा बीजेपी के हाथ से जाने के बाद में मैं हिम्मत करके लड़ा, क्योंकि उस समय पे मैं महाराष्ट्र में होता तो मैं बहुत अच्छे पद पर रहा होता। लेकिन पार्टी के लिए और उत्तर मुंबई में फिर बीजेपी का एमपी आना चाहिए, इसलिए मैं चुनाव लड़ा। हाँ, मैं तो बोरीवली के बाहर तो मेरा तो खाली नाम ही था ना, नाम ही था, काम यस। था वैसे बहुत नहीं था ना, लेकिन हाँ, तो
उसके सामने तो असलम भाई मेरे लिए कोई बहुत बड़ा कोई चैलेंज था, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मलाड में मैं जाने के बाद में 22-23 हज़ार का हमारा वोट को हमने 88,000 तक पहुंचाया था। और इस बार के चुनाव में मैंने ये खुद कहा था कि हम 1 लाख तक पहुंचाएंगे। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि 1,10,000 तक हम जाएंगे, मिलेगा करके। अगर मैं चुनाव लड़ता तो कोई भी बता देगा, तो पीयूष गोयल जी को पूछेंगे तो वो भी बताएंगे नहीं, जितना उनको मिला उससे ज़्यादा मुझे मिलता ही था। लेकिन मैंने चुनाव मलाड न लड़ने का निर्णय इसलिए किया कि वहाँ पर 8 हमारे पार्टी के उम्मीदवार इच्छुक थे। अच्छा। अभी 8 मेरे नाम से रोते थे। अब लोग मुझे कितना भी प्यार करते होंगे, मानते होंगे, तो भी एक बार तो जनता को भी लगता है ना, भाई ठीक है अभी एमपी का चुनाव लड़े, 7 बार लड़े और 8वीं बार किसी का खाना बिगाड़ने के लिए आए। ये मैं एक भी व्यक्ति मेरे बारे में कहे, ये मुझे बर्दाश्त न होने वाली बात थी। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, उनको ही लड़ने दो जिनका हक है, इसलिए मैं लड़ा नहीं। अभी असलम भाई का आपने नाम ही लिया तो असलम भाई से मेरी कोई बात तो नहीं हुई थी। लेकिन असलम भाई ने स्वयं अंधेरी जाने का मन बना दिया था, गोपाल भाई इधर आते हैं तो। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरे से डर गए करके, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मेरे सम्मान करके निर्णय किया होगा। लेकिन ना तो असलम भाई मेरे से चुनाव के सिलसिले में डरे हैं, ना तो मैं डरा हूँ। मैं अगर डरता तो मैं लोकसभा ही नहीं लड़ता था ना। सही बात है। मैं लोकसभा ही लड़ता नहीं था। और मेरे और असलम भाई में गैप तो बहुत कम था। और मलाड में जो बैकलॉग है उसको देखते हुए मैं अगर मलाड विधानसभा लड़ता था तो फिर क्या बात हो सकती थी, वो तो आप भी जानते हो और सारे लोग जानते हैं। लेकिन उस बात को मैं अभी चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ, अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो मेरे स्वभाव में न बैठने वाली बात है। लेकिन जब बोरीवली की बात आई, हाँ, मेरा सवाल वही है कि जब बोरीवली की बात आई, बोरीवली भी मेरा मन लड़ने का कोई मन नहीं था। जब सुनील राणे का टिकट कटा गया और टीवी में चला, अब वो टीवी वाले ने चलाया या किसी ने चलवाया ये तो संशोधन का विषय है, लेकिन चलाए गए कि गोपाल भाई यहाँ से लड़ेंगे। फिर मैं अभी पॉलिटिकल लाइन उसका ये पता चलता है कि वो गोपाल भाई का नाम को ऊपर लाया ताकि कोई टिकट मांगे ही नहीं, और फिर जो हुआ वो सारे लोगों के सामने है। और मैंने जो विरोध व्यक्त किया कि मैं एक इतना लंबा समय काम करने के बाद में सुनील राणे के समय पे भी ये बात आई थी और ये मैंने पब्लिक में बताया था, क्योंकि मुझे जवाब देना है ना कार्यकर्ताओं को। जो कार्यकर्ता मेरे साथ में काम करते हैं, वो जब मैं लड़ रहा था तो कोई टिकट मांगा नहीं, लेकिन जब मैं नहीं लड़ता हूं तो किसी को मिले, ये तो अपेक्षा किसी की होगी। और इतना बड़ा निर्णय मेरे से पूछे भी अगर पार्टी करती होगी, ये किसी के गले उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। आज उतर रहा है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी मेरे स्वभाव के मुताबिक रिएक्ट हुआ मैं, तो आज लोगों को लगता है इसमें गोपाल भाई का कोई हाथ नहीं तो लोगों को ये लगेगा कि गोपाल भाई ये सब करते हैं करके। हाँ, कि आपसे पूछा गया और आपने ना बोल दिया, तब बोला। अच्छा, हाँ, नहीं, मतलब लोकल लोगों को टिकट मिलना चाहिए, ये मेरा इतना ही मेरा मांग था। मुझे टिकट मिलना चाहिए तो मैंने कभी मांगा ही नहीं। अगर मुझे विधानसभा में लड़ना ही था तो मैं मलाड लड़ लेता था। लेकिन आप बोल रहे हैं कि लोकल को मिलना चाहिए, लेकिन बोरीवली का एक इतिहास रहा है, कभी भी कोई उम्मीदवार ज़्यादातर आपकी पार्टी ने रिपीट नहीं किया। आप देखिए, हमेशा कहीं ना कहीं से उम्मीदवार को लाते हैं। ऐसा नहीं, राम नाईक 3 बार चुनाव लड़े, उसके बाद हेमेंद्र मेहता 3 बार लड़े, ठीक है, उसके बाद में मैं 2 बार लड़ा जी। और हमारा एक स्वभाव देखे, राम नाईक एक बहुत बड़े फिगर थे, किसी ने टिकट मांगा ही नहीं। वो लोकसभा में गए तो हेमेंद्र भाई लड़े जी, उन्होंने भी मराठी गुजराती का कॉम्बिनेशन शिवसेना के साथ में युति हमारा था, अच्छा था, किसी ने टिकट मांगा ही नहीं जी। फिर उनका जब रिप्लेसमेंट हुआ, फिर मेरे बारे में पार्टी ने सोचा कि मुझे लड़ाना है करके, लेकिन हम दोनों का इतना कॉम्बिनेशन अच्छा था कि मेरा कोई इच्छा ही नहीं था कि मैं लड़ूं करके, लेकिन पार्टी ने बोला तुमको लड़ना है, मैं लड़ा। मैं 2 बार लड़ा। एक बार का सिलसिला विनोद तावड़े जी आए, उसके बाद में हुआ। विनोद तावड़े जी आए तब, वो भी लास्ट मोमेंट पे हो गया, क्योंकि मुझे लोकसभा लड़वाया गया तो खाली हो गया और कोई डिमांड इतना जोर से किसी ने किया ही नहीं था जी, तो विनोद तावड़े जी को लड़वाया गया। लेकिन अगली बार फिर से विनोद तावड़े की जगह पे सुनील राणे जी को लाया। तो उस समय पे मैंने पार्टी में कहा था कि लोकल को दीजिए, लेकिन पार्टी ने भी कहा था कि लोकल दे नहीं पाएंगे, लेकिन अच्छा देंगे। ठीक, अभी एक दिन का निर्णय होता है। हाँ, एक दिन का, वो भी फोन पे। अभी फोन पे तो आप आधा घंटे तो बात नहीं कर सकते। सुनील राणे की जगह के बाद में अगली बार फिर से बाद में ये अभी का हुआ एपिसोड एपिसोड जी। तो क्या, अच्छा, आपने वहां पे फिर इंडिपेंडेंट आपने उम्मीदवारी भर दी। इंडिपेंडेंट भरवाने आपको फिर रिटर्न नहीं लेना चाहिए था। जनता चाहती थी कि आपको फिर से उस क्षेत्र से विधायक बन के देखना, एक जनता की उम्मीद थी। मैंने भी सुना था उस समय न्यूज में कि आपके घर के बाहर, आपके कार्यालय के बाहर इतनी भीड़, इतने लोग आ चुके थे कि हमें हमारा जनसेवक ही चाहिए। तो आप कैसे फिर, मतलब, क्योंकि वहां बोरीवली तक जब तक आप थे, आपने एक मन बना लिया था, पर्चा आपने भर दिया, लेकिन उसके बाद आप जैसे ही मुंबई गए
मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मुझे मेरा जो स्वभाव के मुताबिक मुझे अगर प्रतिनिधि बनाए रहना होता तो मैं लोकसभा ही मांग कर लड़ लेता था, बराबर है। अगर मुझे प्रतिनिधि बनना ही है तो मुझे मलाड लड़ने लगा तो मैं बन जाता था। मेरा वो प्रायोरिटी नहीं था, लेकिन मेरा प्रायोरिटी ये है कि लोगों को न्याय मिले, ये तो मेरा प्रायोरिटी था ही। इसलिए जो जिस तरह से निर्णय हुआ उस निर्णय के खिलाफ में मैं रिएक्ट हुआ। और जब इंडिपेंडेंट भरने के बाद में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई आपने लड़ना ही चाहिए था। हाँ, लड़ना चाहिए। मेरे मन में ये भी आया कि मेरे जैसे जो एक मैंने मुकाम बनाया पब्लिक में, पार्टी में, और मैं भी अगर ऐसा करूंगा तो लोग कहेंगे गोपाल भाई ने भी ऐसा किया तो फिर बचाई क्या है। अच्छा, मैं लड़कर किसके सामने लड़ता हूँ? आज मैं जीत जाऊंगा तो, लेकिन जीतने का जो एक फाउंडेशन जो बना हुआ है वो किसके वजह से बना है? पार्टी ने मुझे 7 बार मौका दिया तब मैंने बनाया ना। सही बात है। और फिर कभी कभी 7 बार पार्टी मेरे साथ में रही, एक बार पार्टी को लगता है कि गोपाल भाई ने हमारे साथ में रहना चाहिए था, अगर वो भी मैं फुलफिल नहीं करूँगा तो फिर गोपाल शेट्टी नहीं है। राइट। ये मेरा अपना सोच है। और इसलिए मैंने सोचा कि जीवन में चुनाव लड़ना और जीतना यही नहीं ना, कुछ एक आपने अपना हाँ, बराबर है। ये भी बनाना चाहिए आगे के पीढ़ी के लिए। जी सर, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि 35 साल से आप जनप्रतिनिधि हैं। जी, लोगों को मैंने देखा है, एक बार एमएलए या 2 बार एमएलए बन गए या एक बार भी एमपी बन गए तो अपनी पीढ़ी के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। लेकिन इस राजनीति में आपके पूरे कैरियर में देख नहीं पा रहा हूं कि कहीं परिवारवाद दिख रहा है। तो क्या कारण था कि आपका परिवार राजनीति में नहीं आया? आपके बच्चे आपकी विरासत को संभाल नहीं पा रहे, या आप लाना नहीं चाह रहे? क्योंकि बाकी तो पूरी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी बोले कि हम परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन हर पार्टी में परिवारवाद है। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी फैमिली से क्यों नहीं लाए? देखिए, मैंने जो परेशानी झेली है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे झेले। क्योंकि अभी देखिए, मेरे बच्चा अगर आ जाता है पॉलिटिक्स में तो उसको मेरे से कुछ और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑरा इतना बड़ा बन गया है। हाँ, वो बेंचमार्क ऊपर हो गया, बेंचमार्क बहुत ऊपर हो गया है। और दूसरी बात यह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि वो इस परेशानी से झेले। और आज का जो राजनीतिक जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी में जब हमने प्रवेश किया तो तब एक राष्ट्रभक्ति आज भी है, उसमें कोई दुमत नहीं है। बहुत सारी अच्छी बातें अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। और मैं जब प्रवेश किया तो समस्याओं का अभाव था। आज बोरीवली में उतना समस्या तो जीवन भर का रहना है, लेकिन उतना नहीं है। और ये भी बातें चल रही है तो पॉलिटिक्स में जब घरानाशाही है तो मैं उसका टोटल सपोर्टर भी नहीं हूँ और विरोधक भी नहीं हूँ। लेकिन एक घर में से एक प्रतिनिधि है तो फिर दूसरे ने नहीं लड़ना चाहिए, ये मेरा मत है। अभी तो मेरा इसी से एक सवाल है, परिवारवाद से। क्या राजनीति में परिवारवाद खत्म होना चाहिए? ये गोपाल शेट्टी से सवाल है, एक बीजेपी नेता से नहीं। क्या राजनीति में परिवारवाद खत्म होना चाहिए? कोई एमएलए है तो उसके बेटे को कॉर्पोरेटर का टिकट मिलना चाहिए, कोई एमपी है तो उसके ही बेटे या बेटी को एमएलए का टिकट मिलना चाहिए। क्या परिवारवाद खत्म होना चाहिए? मैं बहुत खुलकर कहना चाहूँगा कि परिवारवाद बिल्कुल टोटली खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसका कारण है, एक व्यक्ति 30-40 साल समाज में काम करता है, लोगों के साथ में इतना सारा अटैचमेंट होता है, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, और फिर वो पूरा खत्म हो जाए, ये उस घर के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन साथ साथ में एमपी भी तुम ही बनो, एमएलए भी तुम्हारे बेटे को बनाओ, फिर नगर सेवक का तुम्हारे बहू को लड़वा दो। हाँ। ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो नहीं चलेगा। आपके घर में एक प्रतिनिधि है, फिर आप रिटायर हो गए, उसके बाद में आपके बच्चे के बारे में कोई सोचेगा, लेकिन साथ साथ में उसका अटैचमेंट भी होना चाहिए, उसका लगाव भी रहना चाहिए, उसके पब्लिक के साथ में उसका मेल मिलाप भी होना चाहिए। ये सारा क्राइटेरिया को भी देखना पड़ेगा। एकदम से आप लाके रख दोगे, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता भी एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैं परिवारवाद का टोटल समर्थक भी नहीं हूँ और टोटल विरोधक भी नहीं हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। जी, ये जनता का एक सवाल है। 17 महीना हो चुका है जहाँ पे चुनाव सारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस 17 महीने में आज भी आपके कार्यालय के बाहर सुबह और शाम दोनों टाइम बहुत भीड़ रहती है। सुबह देख रहे हैं बहुत भीड़ है और शाम को भी बहुत भीड़ है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आगे आपका प्लान क्या है? मतलब ऐसे ही जनसेवा करना है या फिर आगे आपका बड़ा कुछ प्लान है जो पर्दे के पीछे है, अब दिख नहीं रहा है? ये इस प्रकार की सोच भी किसी के मन में आना ये ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। कि मेरी उम्र अभी 71 की हो गई है जी, बराबर है। हाँ। अगर मेरे मन में कुछ था तो इसका जवाब मैंने दे दिया है, तो मैं एमपी का पद छोड़ता ही नहीं था।
उसके बाद में एमएलए बनने का मौका आया, वो भी नहीं छोड़ता था। इसके बाद इसके आगे मेरे मन में कोई प्लान नहीं है, मेरे घर परिवार के लोगों को इसमें उतारने का कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये कॉर्पोरेशन के चुनाव के पहले कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें नीचे से भी आ गई हाँ कि कि बहू कॉर्पोरेशन की को, तैयारी कर रहे हाँ हैं बहू को लड़ाओ, ये है वो है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरा काम नहीं है। लेकिन जो लड़ेंगे उसका सपोर्ट मैं करूँगा। पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा सीट उत्तर मुंबई में आए, ये हमारा प्रायोरिटी है। मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठे, ये पार्टी का जो प्रयास है उसमें सब लोगों ने साथ और सहयोग देना चाहिए। मतभेद थोड़ा मन दुखाव नहीं है कि, तो ये भी बिल्कुल कहूँगा नहीं, बिल्कुल है। अगर मैं कहूँगा कि नहीं, मैं बिल्कुल मेरे मन में किसी प्रकार का दुख नहीं है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। और मैं आगने वाले दिनों के लिए भी एक ब्लॉकेज करके जा रहा हूँ। जो बातें है वो है ना। कहीं मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा था शुक्ला कंपाउंड के जी ऊपर, हाँ, आपने उसमें एक स्पीच दिया था कि अगर शुक्ला कंपाउंड के जी हाँ। झोपड़ों को मैं नहीं बचा पाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो कहीं इस चीज का आप कहीं से घूम के नहीं ला रहे, आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं शुक्ला कंपाउंड पे भी आपको पूछूंगा, क्योंकि शुक्ला कंपाउंड एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है आपके क्षेत्र में। आप जिस हिसाब से भाग रहे हैं सुबह से शाम तक, 1960 के झोपड़ों को, उनके इंडस्ट्रियल जोन को, उनके रहने के घर को तोड़ा गया है जिस हिसाब से, उस पे आपका क्या है? और उससे कहीं ना कहीं राजनीति से आपका कनेक्शन तो नहीं कि नहीं मुझे राजनीति नहीं करनी है? मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं राजनीति से संन्यास लूँगा, ऐसा कहा था करके, कि मैं समय समय पर रिएक्ट होते रहता हूँ, जो मन में आती है वो कह देता हूँ। लेकिन अभी लास्ट 6 तारीख को, 6 दिसंबर में, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा को माल्यार्पण जब करने के लिए गया था, तब मैंने विधायक मनीषा ताई चौधरी और योगेश सागर जी का भाषण हो गया। जी। बाद में मुझे कहने के लिए कहा, तो मैं भाषण नहीं करूँगा। मुझे आग्रह किया कि नहीं, आपको भाषण करना ही है। फिर मैं बोला संकल्प ले लूँगा मैं। हाँ। तो उन्होंने कहा, अब उनके दिमाग में नहीं आया, उन्होंने माइक दे दिया मेरे हाथ में। तो फिर मैंने संकल्प लिया कि ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और शुक्ला कंपाउंड का अगर मुद्दा को न्याय नहीं मिलता है, तो फिर आने वाले दिनों में कोई पॉलिटिकल मंच पर मैं नहीं जाऊंगा, ये मैंने कहा अभी 6 तारीख को। जी। और उसका खुलासा आगे ये भी कहा कि कॉरपोरेशन के चुनाव में जो कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए इतना लंबा समय काम किया, उनके चुनाव में मैं काम करूंगा, जहां पर भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर मैं जाऊंगा, ये मैंने कहा। और मैंने ये भी कहा कि मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं भाषण करके प्रभावित करके लोगों को जिताऊँ, वो तो मेरा काम ही नहीं। तो इसलिए मुझे मंच पर मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं तो फील्ड में गली गुली में घूमने वाला व्यक्ति हूँ, वो तो मैं जाऊँगा ही। जी। लेकिन अभी महाराष्ट्र का विधानसभा में शुक्ला कंपाउंड को भी न्याय मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ, हो जाएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि मैं महाराष्ट्र का विधानसभा में प्रश्न उठेगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये मेरी अपेक्षा ही नहीं थी। लेकिन वहाँ पर किसी न किसी ने मुद्दा उठाए, ये मेरी अपेक्षा बहुत जरूर थी। हाँ, ये मेरी अपेक्षा थी। 3 से 4 लोगों ने उठाया, हाँ, लेकिन मनीषा मैंने- ताई ने, प्रकाश सूर्य जी ने और सुनील प्रभु ने, संजय उपाध्याय जी का भी संजय नाम उपाध्याय था। जी ने भी। हाँ, जी। लेकिन सबको बोलने के लिए मिलता नहीं उधर, अच्छा। सबको बोलने के लिए मिलता नहीं। लेकिन मैंने ये बात जरूर कहा था कि शुक्ला कंपाउंड के बारे में अगर हाई कोर्ट कहेगी तोड़ दो, हाँ। सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अगर होता है, जीत जाते हैं, तो बिल्डर जीत जाता है तो तोड़ दो। हाँ। महाराष्ट्र की सरकार भी कहेगी कि भाई इसमें हम कुछ नहीं करते, कोर्ट ने जो कुछ भी किया वो कायदे से किया है। लेकिन तो गोपाल भी शेट्टी बोलते हैं कि मैं बचा लूंगा। मैं बोला मैं हर व्यक्ति को घर दिलाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। वो क्या मतलब, वही सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि तोड़ देगी, या और हाई कोर्ट बोलती है मैं तोड़ देगी, या। गवर्नमेंट महाराष्ट्र की आपकी बोलती है कि नहीं हो पाएगा, या। फिर भी गोपाल शेट्टी बोलते हैं कि मैं करा के दूंगा। या। क्या? ये इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इतना एक्सपीरियंस मेरा जो हुआ है, देखो कोर्ट जो निर्णय करती है वो टेक्निकल ग्राउंड पे करती है, बराबर है। 62 का प्रूफ मांगा, स्लम डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये 2 मुद्दे पे बिल्डर गया वहाँ पर। जी। अब मेरा जो कानून चलता है, देखिए ये तो खूबी है ना। हाँ। मेरा कानून ये है कि स्लम डिक्लेयर भले शुक्ला कंपाउंड नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन स्लम एक्ट का उसको प्रोटेक्शन तो है ना। हाँ। स्लम एक्ट का उसको प्रोटेक्शन तो है ना। आज शुक्ला कंपाउंड तो प्राइवेट जमीन है। शुक्ला कंपाउंड में से समझो कोई रोड जाता है, कॉर्पोरेशन को रोड बनाना है, तो भी वहाँ के इफेक्टेड लोगों को आपको घर देना है, देते आज भी। मलाड का मैंने वाइंडिंग किया, मालोनी का वाइंडिंग किया, सबको मैंने घर दिलवाया। तो शुक्ला कंपाउंड के लोगों को कैसे घर नहीं मिलेगा? शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा सरकार, मैंने ये भी कहा है, जो अभी 20 लोग बचे फर्स्ट फेज के, शुक्ला कंपाउंड A, B, C, D ऐसे 4 टुकड़े में है, 4 टुकड़े में, और ये चारों टुकड़ा स्लम डिक्लेयर नहीं है। टूटा है वो D है, उसमें 100 लोग है, उसमें 20 लोग बचे हैं। मैं शुक्ला कंपाउंड में जाकर भाषण करके आया कि 20 भी टूटता है तो टूट जान दो। लोगों को कहा इसका भी विरोध मत करो, टूट जान दो, उसके बावजूद भी मैं आपको घर दिलाऊंगा। क्यों?
मैंने ये कहा कि कोर्ट को एक बार कोर्ट का काम करने दो। कोर्ट में लोग गए न्याय मांगने को, बाबा 62 का प्रूफ नहीं है तो कोर्ट की भावना है क्या, तो कोर्ट की भी भावना है लोगों को घर मिले, लेकिन कोर्ट को भी तो न्यायाधीश को उधर बैठ के उसका काम तो करना है ना। जी। तो वो कह देंगे इसको भी तोड़ दो, मतलब ये तोड़ने के बाद लोगों को घर देने का काम ये सरकार का है। हम्म, सरकार उसके बाद में भी घर दे सकती है, हम्म, सरकार उसके बाद में भी कर सकती है। और मुझे इस बात का विश्वास है, जब मोदी जी ने कहा है कि हम लोगों को हक का पक्का घर देंगे, जी। देवेंद्र फडणवीस ने 2018 में कानून बनाया, और वो कानून बनाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मैंने अदा किया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था, और वो सब पेपर में लिखित है ना सब बात, जी। वो तो मिटेगा नहीं ना। नहीं मिटेगा। जमीन पे से शुक्ला कंपाउंड का घर टूट गया है, वो मिट गया है, लेकिन पेपर में लिखा हुआ बात तो टूटेगा, कभी मिटने वाला नहीं है। और वो मुझे मालूम है, और मेरे में इतनी ताकत है, मैं सरकार के पास से करवा के लूँगा। अगर मेरे में ये ताकत नहीं है तो मैंने 35 साल लोगों का वोट लेकर उनके साथ में खिलवाड़ किया है, ये प्रूव होगा। इसलिए मैंने कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार ना कहने के बाद में भी लोगों को घर दिलाऊंगा मैं, और मैं दिलाऊंगा आने वाले दिनों में। काफ़ी इम्प्रेसिव बातें आपकी, मतलब ऐसे चैलेंज, सीधा चैलेंज देके जो काम करने का स्टाइल है, अगर ऐसी नेताओं में हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देश को आज़ादी मिलने के पहले ऐसे सारे नेताओं ने हम भारत को आज़ादी दिलाएंगे, कौन से पुस्तक में लिखा था, कौन से कानून में बैठता था, लेकिन उनके मन में एक कॉन्फिडेंस था, ये मेरा देश है, यहाँ पर अंग्रेज आए हैं, ये जाना चाहिए। यही कानून है ना, यही कानून है। यही कानून है। सही बात है। तो सरकार क्यों चलती है? सरकार लोगों को घर देने के लिए चलता है साहब। सरकार का काम लोगों को बेघर करना नहीं है। यही मेरा एक फंडामेंटल मुद्दा है, और मेरे में ताकत है उसको करवा के लेने का। नहीं, वो तो है सर, बहुत बढ़िया। सर, मैं आपसे एक और मैटर जानूंगा कि अभी नागपुर सत्र में उप मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब ने एक फरमान जारी किया है कि ओसी माफ़ी योजना, और आप उसके लिए बहुत अच्छा लड़े थे, और इस पे एक 7 लोग की कमेटी बनी है, उसके बारे में पूरी जानकारी जाना चाहता हूँ। बहुत लंबा स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट में एक बताइए, क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं। संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये विषय पे भी मैंने कॉर्पोरेशन से लेकर सांसद बनने तक बहुत सारा काम किया। मेरा एक स्वभाव रहा है, मैं सांसद बन गया, एमएलए बन गया, लेकिन कॉर्पोरेशन में मेरी जान रही है, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन ने मुझे गोपाल शेट्टी बनाया है जी। हाँ। बराबर ना। हाँ। तो मैं एक विषय को लेकर लड़ता रहता था। 2020 में जब उद्धव जी की सरकार आ गई, महाविकास आघाड़ी की, उस समय पे भी ये मुद्दा आ गया और लोगों को परेशानी प्रारंभ हुई थी। और उस समय पे लगता था कि ये सरकार 5 साल टिकेगी, क्योंकि उनका इतना मेजोरिटी था। मैंने कहा अगर 5 साल क्यों बिगाड़ना, मेरे को तो लोगों का काम करना है। मैंने 2020 को उद्धव जी को चिट्ठी लिखी कि एमनेस्टी स्कीम आप करो, लाओ करके। 2017 में एक बार आया था, लेकिन एमनेस्टी स्कीम बहुत हार्ड था। वो आने के बाद में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और रुक गया, क्योंकि 100% पेनल्टी लगाने का कानून बना दिया उन्होंने। जो जितना पेनल्टी भरना है उससे कम पैसे में लोगों ने घर लिया है, तो कोई भी बिल्डर पैसा भरेगा नहीं, और वो पेंडिंग रहेगा। इसलिए इतना संख्या हो गया ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है वो। और फिर उसके पीछे उद्धव जी को चिट्ठी लिखकर, मैं चिट्ठी लिखकर घर बैठता नहीं हूँ, मैं उसका फॉलोअप करते रहता हूँ। कॉर्पोरेशन ने पूरा मसौदा बनाकर यूडी के पास भेजा, यूडी के पास पेंडिंग था। जब वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों को न्यायालय ने कहा कि घर खाली करना पड़ा, तो मेरा अंदर का आदमी जग गया वापस। एक गोपाल शेट्टी अंदर भी है ना, ये तो ढांचा है। हाँ। मैंने कहा कि तो बड़ा अन्याय हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है इसके ऊपर। और मैं मुंबई महानगर पालिका में था, तो हमेशा एक सवाल पूछता था, इस मुंबई शहर का वाली कौन? क्योंकि उन दिनों में भी जो प्रॉब्लम होते तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाता, तो मेरे मन में होता था इसमें कौन मालिक कौन है इस मुंबई शहर का? इस शहर के लोगों को कौन बचाएगा? इस शहर के लोगों की वेदना, इस शहर के लोगों की पीड़ा के बारे में कौन चिंता करेगा? जैसे हमारा एक घर है, तो घर में जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के बारे में सोचते हैं ना, इनको पढ़ाई होना चाहिए, इनको दवा दारू होना चाहिए, इनका शादी होना चाहिए, ये सारा सोचते हैं। तो एक मुंबई शहर को चलाने वाले लोगों ने भी मुंबई के फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा ना। तो मैं हमेशा पूछता था। तो मैंने कहा कि इस विषय पे मैं चुप रहूंगा तो ये सवाल गोपाल शेट्टी से पूछेगा। मैं तुम पूछते थे वाली कौन है, तो तुम क्या कर रहे हो? फिर मैं वेलिंगटन सोसाइटी में चला गया, वहाँ पर वेदना हुई, पीड़ा हुई, वहाँ के लोगों को लगा ये क्यों आता है यहाँ पर, ये इतना बड़ा नेता हो गया क्या। लेकिन मंगल जी ने मुझे कहा कि आपको नॉलेज है इस विषय का, तो आप इसमें काम करिए। आशीष शेलार जी ने इसमें बड़ा रोल अदा किया। मुंबई बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित शाटन जी को मैं मिला, उन्होंने को कमेटी बनाने के लिए कहा, उन्होंने कमेटी बनाकर मुझे कहा कि आप ही इसको देखो, और फिर हम सारे लोगों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया। असीम गुप्ता जी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने तुरंत जीआर का मसौदा बनाकर एकनाथ शिंदे जी के पास भेजा, और महाराष्ट्र विधानसभा में उनको घोषित करना था, इसलिए थोड़ा दिन रुका हुआ था। मैं बहुत बेचैन था, मैं उनको भी बहुत बार मिला, बेचैन था,
लेकिन मुझे बड़ा सुकून हुआ जब परसों उन्होंने डिक्लेयर किया। अब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बहुत आसानी से लोगों को मिलेगा। उसका सारा होने के बाद में मैं फिर फेस लाइव के माध्यम से अधिक जानकारी लोगों को दूंगा। मैंने फिर एक बार कहा कि कोई पैसा खर्चा करने की, क्योंकि अब ये दलाल लोग सब दलाल बोलना चालू हो जाएंगे, एजेंट चालू हो जाएंगे। कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं। 6 महीने का समय है। मैंने चिट्ठी पहला लिखा है, आज एक चिट्ठी वापस एकनाथ शिंदे जी को लिखा है। उसमें मैंने मांग की है कि हमारे भविष्य में अभी पालक मंत्री 2 है, आशीष शेलार जी और मंगल प्रभात जी। और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने का 4 डिपार्टमेंट है मुंबई में। ये 4 जगह से ऑक्यूपेशन दिया जाता है। तो मैंने कहा 4 जगह पे 4 मंत्रियों की नियुक्ति कर दो। वो 15-15 दिन में एक मीटिंग लेंगे, कितने लोग का आया, कितने लोग को दिया, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा और ये पैसा मांगना लेने देने का भी थोड़ा रुक जाएगा और अच्छा हो जाएगा। मैं एक बार फिर पर्सनली एकनाथ शिंदे जी को मिलकर ये इम्प्लीमेंट हो ये देखूंगा। अगर 2 पालक मंत्री को 2-2 भाग दे देते हैं तो दोनों सक्षम है, वो कर पाएंगे। उनको लगता है कि दोनों बीजेपी के हैं, 2 शिवसेना के भी मंत्री आना चाहिए। लेट अस बी ओपन ना, लोगों को ज्यादा मदद मिले, लोगों का काम हो जाएगा। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि मेरे में काम करने की क्षमता है तो लोग दूसरे पार्टी को वोट क्यों देंगे, और मुझे दिया है लोगों ने। राइट। तो ऐसे हमारे सभी लोगों ने सोचना चाहिए। आप किसी को रोक कर स्वयं को बड़ा करने का कभी भी कोशिश मत करो। मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं किया। मेरे घर पर दार पे कांग्रेस वाला है, उसको भी मदद किया, जो भी पार्टी का आया उसको मदद किया मैंने। और ये मेरा विश्वास है कि मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये मेरे साथ में जुड़ जाएगा, मेरे पार्टी के साथ में जुड़ जाएगा। उत्तर मुंबई में ऐसा नहीं कि गोपाल शेट्टी को बहुत वोट मिलता है। 2014 के बाद में मेरे पार्टी के विधायकों का सारा वोट बढ़ गया, 30-40 हज़ार से 80 हज़ार तक पहुँच गया। जब मैं 2014 के पहले 12 पार्षद नगर सेवक थे, मैं आने के बाद में 24 नगर सेवक हो गए। अब हम चाहेंगे पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में 30 हो जाए, 35 हो जाए। बहुत बढ़िया सर। आप चाहते हैं कि युवा बढ़ चढ़ के राजनीति में आए, राजनीति का हिस्सा बने। इसी के साथ साथ युवाओं को ये इस प्लेटफॉर्म से, हमारे प्लेटफॉर्म से, बिंदास बोल के प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, युवा, आज का जो युवा है वो पढ़ लिख कर सक्षम हो रहा है जी। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में उनको अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है जी। मोदी जी प्रयास बहुत कर रहे हैं आत्मनिर्भर के माध्यम से। यहाँ पर इंडस्ट्री, वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। एशिया में नहीं, पूरे दुनिया में हम सबसे बड़े मार्केट है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर के माध्यम से फैक्ट्रियाँ बहुत बड़े पैमाने पर लगे, ताकि युवा जो पढ़ रहे हैं वो विदेश में ना जाए, वो अपने ही देश में नौकरी करे, व्यवसाय करके पैसा कमाए। वी विल बी द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द कमिंग डे, क्योंकि हम सबसे बड़े मार्केट है, हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बनेंगे। सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बनेंगे तो हमको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो हमारे देश के युवाओं ने ये जोन में अपना अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा। और उनको देखिए, आज व्यवसाय अपने देश में लगाने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक है, लेकिन ये सब ऑफिसरों के झमेले से इतना परेशान हो जाते हैं, भाग जाते हैं, वो विदेश चले जाते हैं। क्यों विदेश जाएगा आदमी? कौन अपना घर छोड़ना चाहता है साहब? अपना देश कौन छोड़ना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर व्यवसाय करने वालों को मदद करना भी एक पाप है। इस प्रकार का भी एक एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ है। मैं बेधड़क, मैं गरीबों का भी नेता हूँ, मैं अमीरों का भी नेता हूँ साहब। अमीर आदमी व्यवसाय करता है तब गरीब को काम मिलता है, तो आप उसको भी मजबूत करो तो ये मजबूत हो जाएगा ना, नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ये कौन सी मानसिकता है? मुझे 2019 के चुनाव में राजदीप सरदेसाई, उसको किसी ने पता चला कि गोपाल शेट्टी बिल्डर को मदद करता है। मैं बिल्डरों को मैं मदद क्या करूंगा? आज मंत्री, मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते मदद। आप किसी को परेशानी ना करो, ये मदद हो गया। आप उनकी जो दिक्कत है रियल एस्टेट का, वो आपने सॉल्व करना चाहिए। वो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं बिल्डर को मदद नहीं करता हूं, मैं फ्लैट बायर को मदद करता हूं। जितना आसानी से वो बिल्डिंग बना पाएगा तो उतना कम रेट में बिकेगा, तो उतने कम रेट में लेने वाले को मिलेगा। इसलिए बिल्डर को मदद करना एक प्रायोरिटी होना चाहिए चुनाव व जनप्रतिनिधियों का। आज परेशानी हो रही है। अब ये जो लोग भी परेशान करते हैं, ये सारा लोड किसके ऊपर जाता है? वो फ्लैट परचेज के ऊपर जाता है। जितने भी कॉर्पोरेशन के ऑफिस लोग भ्रष्टाचार करते हैं, वो सारा उसके ऊपर चला जाता है, लोड उसके ऊपर चला जाता है। तो इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने राजदीप सरदेसाई को खुलकर कहा था, उसको ऐसा लगा कि मैं कहूँगा कि नहीं, मैंने बोला बिल्कुल करता हूँ। मैं भारत देश के बिल्डरों को मदद करता हूँ, पाकिस्तान से आया हुआ बिल्डर को मदद नहीं करता। वो हंसने लग गए और फिर चले गए इंटरव्यू छोड़कर, क्योंकि उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। तो जो बिल्डर इस देश का है ना, वो लोगों को रोजगार देता है, लोगों को घर बना कर देता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, उस टैक्स में से सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। क्या बिल्डर करते हो? मैंने पार्लियामेंट में कहा है कि 50 साल लोगों ने टाटा और बिरला को गालियां देकर पॉलिटिकल पार्टी को चलाया, आने वाले दिनों में 50 साल अडानी और अंबानी को गाली देंगे। लेकिन यही अडानी और अंबानी आज पूरे देश को
इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे, रोजगार उपलब्ध करके दे रहे। निश्चित अडानी और अंबानी अगर कोई गलत करता है तो आप जनप्रतिनिधि बने हो, उसका उजागर करो, सही बात है। कार्रवाई करो उसके ऊपर। टैक्स चोरी करता तो उसको पकड़ो, सारा पैसा तिजोरी में आया उसका पैसा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने इजाज़त दे दी है, यानी फॉरेन के लोग आकर हमारे देश में धंधा करें, इसका हम व्यवस्था कर रहे हैं। और अपने यहाँ देश जो है उनको सपोर्ट नहीं अपने देश के लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको गालियां देंगे सवेरे उठकर, ये कैसे चलेगा? तो ये मेरे नॉर्म्स में बैठता नहीं, मेरे नियम में बैठता नहीं है। इसलिए मेरे कुछ लोग भी मेरे से नाराज है तो है, लेकिन मैं छाती ठोक कर ये भी कहूँगा कि मैंने कौन सा बिल्डर के पास से 33 साल में काम के सामने पैसा लिया होगा तो आके बता दो। मैंने कौन से बिल्डर का कंप्लेंट करके उसको हैरान परेशान किया तो आकर बता दो। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, 33 साल का जनप्रतिनिधि जीवन में एक बार नगर सेवक बन जाते तो पहले जाके बुकिंग सस्ते में, वो भी एक धंधा है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। मैंने एक फ्लैट कोई बिल्डर के पास से कंसेशन में बुकिंग करवाया होगा तो बताओ। मैंने जो रहने के लिए एक बार बताया कि अतुल पटेल को 18,500 रुपये का रेट देकर मैंने लिया है। मैंने नहीं लिया है, मेरे नसीब में अगर भगवान ने लिखा है पैसा तो आएगा आने वाले दिनों में। मैं अभी इसमें से अलिप्त हुआ हूँ तो पैसा आएगा तो मैं आपकी जानकारी, ये भी मैंने डिक्लेयर कर दिया है। मेरे बच्चों को कहा है, मेरे लड़के का शादी हो गया, लड़की की शादी हो गई, दोनों को एक को 2 बेटी है, लड़का को और लड़की को 1 बेटी है। मैंने अभी तुम कमाओगे तो जिस बस्ती के लोगों ने गोपाल शेट्टी को बड़ा बनाया उस बस्ती के बच्चों का शादी करने में हम लोग मदद करते हैं। अब एक छोटा दायरा में करते हैं, हम आने वाले दिनों में और दायरा को बड़ा करेंगे। 50,000 रुपये हम देते हैं। और ये भी मेरा एक स्वभाव है, आपकी जानकारी के लिए, पूरे महाराष्ट्र में समूह लगन में सरकार के माध्यम से पैसा मिलता है 10-10 हज़ार रुपया, अभी बढ़ाया होगा तो पता नहीं। और जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको प्रति जोड़ा के पीछे 2,000 रुपये मिलता है। तो मैंने कहा कि इस मुंबई शहर में भी इसको इम्प्लीमेंट करो, नहीं हुआ। मेरा एक स्वभाव है, फिर मैंने सरकार नहीं करते तो कम से कम मैं मेरे बस्ती के लोगों को दूंगा। हाँ, कम से कम मैंने अपने क्षेत्र में 10,000 से प्रारंभ किया था, फिर हर चुनाव में 5-5 हज़ार रुपये बढ़ाते गया, 25 हुआ, फिर 25 का इस बार हमने 50 किया है। तो अभी हम 50 दे रहे, इस दायरा को हम आने वाले दिनों में बढ़ा रहे। ये मैंने परसों भाषण किया तो कुछ लोगों को लगा, और उसमें मेरे भाऊ को मैंने जोड़ दिया। तो लोगों को लगा कॉर्पोरेशन, लोगों को लगा इनके मन में शायद कॉर्पोरेशन का होगा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, अभी आपके टीवी के माध्यम से इसका खुलासा कर देता हूँ। मेरा ये सोच है, और मैंने कहा कि मैं भी धंधा करूंगा, पैसा कमाऊंगा तो उसमें का एक भाग मैं पब्लिक में बांटूंगा। अभी इसका आप पूछोगे आप क्यों ऐसा करते हो, तो मैं मानता हूँ कि मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ। ये जो नॉलेज मुझे पब्लिक ने दिया है, पार्टी ने दिया है, उसके माध्यम से जो मैं कमाने वाला हूँ, तो उसका एक हिस्सा तो पब्लिक को देना बनता है। मैं दूंगा, नहीं वो देना भी चाहिए, मैं दूंगा ना। सर ये सवाल है मेरा, आप दिन भर यही सब आप मतलब आप मैं जस्ट आपकी लाइफ समझ रहा हूँ। सुबह सो के उठते होंगे, भीड़, गाड़ियों में निकल रहे हैं, फोन चालू, कोई इस ऑफिस जा रहे, कोई इस लड़ाई में जा रहे, ऐसे जा रहे। कभी शांति से ऐसा लग रहा है जिस समय आप घर पे शांति से बैठे होंगे, ऐसा कौन सा गाना है जो आप सुनते होंगे और गुनगुनाते होंगे, सोचते होंगे सारा टेंशन खत्म? पब्लिक को भी लगे कि गोपाल शेट्टी का चेहरा एक वो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एकदम स्ट्रिक्ट, हमेशा लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मुद्दों से लड़ रहे हैं। कोई ऐसा गाना जो आपको मोटिवेट करता हो? देखिए, गाना का मैं बड़ा शौकीन हूँ, गाना मैं सुनता हूँ, लेकिन कामकाज और लोगों की पीड़ा, लोगों की परेशानी, यही गाना हो गया मेरे जीवन में। तो वो गाना मुझे अभी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं टीनेज में था तो दिन में 2-2 पिक्चर भी मैंने देखे। आज मैंने 30 साल में एक पिक्चर नहीं देखा। इट इज़ अ फैक्ट। मैं मेरे घर के लोगों के ऊपर अन्याय कर रहा हूँ, लेकिन हो रहा है ये। तो यही लोगों की परेशानी, लोगों की पीड़ा, यही मेरे लिए गाना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये सेल्फ मोटिवेट करती रहती है आपको? स्वाभाविक है, वही मुझे ताकत देती है, वही मुझे प्रेरणा देती है। आज लोग भी कहते हैं कि इस उम्र में इतना आप कैसे दौड़ते हो। मैं नहीं दौड़ता हूँ, मुझे लोग दौड़ाते हैं, लोगों के हालात मुझे दौड़ाते हैं, उसमें मुझे मज़ा आता है। सर आखिरी सवाल आपसे, खुल के ही आपको बिंदास ही बोलना है, क्योंकि हमारा चैनल ही बिंदास के नाम से फेमस है और हम बिंदास बातें करना चाहते हैं, और आप भी बिंदास ही बोल रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कि किस अधिकारी किसका नाम लेके बोल रहा हूँ, खुल के बात करें। क्या 2029 में आप फिर से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, ऐसा कोई मन में नहीं है, लेकिन 2029 तक परमात्मा ने मेरे शरीर को ऐसे रखा तो इसी रफ्तार से काम करता रहूँगा, इसी रफ्तार से काम करता रहूँगा। और चुनाव लड़ना ही, देखिए जीवन में एक एग्जाम्पल ये नहीं हो सकता है क्या कि चुनाव लड़े बिगर भी गोपाल शेट्टी ने इतना काम किया है। आज ये 2-3 मुद्दे जो मैंने अंजाम तक पहुँचाया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का हो, शुक्ला कंपाउंड का हो, कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, इसको मैंने अंजाम तक पहुँचाया है ना जी। तो चुनाव लड़कर भी अगर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे
और चुनाव न लड़ते हुए अगर आप करते हो तो भगवान आपके साथ में है ऐसा मानकर आप चुनाव लड़ने के बारे में क्यों सोचना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर है, ऐसी कोई बातें होगी जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है पब्लिक के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में, तो भगवान जो भी प्रेरणा मुझे देंगे उस समय पे जो भी करना हो करूँगा, जो भी करना हो करूँगा। करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा जी। करना पड़ेगा ना, करेंगे ना, उसमें क्या है। जी। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मैं ऐसा काम करता हूँ अगर किसी के मन में है तो सरासर गलत है, क्योंकि मैं लड़ लेता था ना अभी। हाँ क्योंकि निर्णय करने के पहले पार्टी के लोगों ने मुझे पूछा ना, आशीष हिलार जी ने पूछा, मैंने तुरंत कह दिया ओके नो प्रॉब्लम। तुरंत उन्होंने लड्डा जी को फ़ोन किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उन्होंने कहा कि गोपाल भाई आप तो ना कह रहे थे ना। बोला हाँ ना कह रहा था, तो हम ये कर रहे हैं। मतलब करो। मैं बोलता नहीं मुझे सोचने का समय दो, मुझे और एक बार लड़ना है, तो कौन मुझे ना कहता था। मेरा कौन सा ऐसा पाप। अभी लोग ये भी बातें करते हैं कि विधानसभा का इन्होंने फ़ोन किया, इनको ये करेंगे वो करेंगे। गोपाल शेट्टी के शरीर पे हाथ डाले ऐसा कोई सिस्टम पैदा नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात कहता हूँ, ऐसा कोई सिस्टम पैदा नहीं हुआ है। मेरा कोई छुपा पाप कोई पुलिस वाले, या मैंने तो चिट्ठी लिख दिया ना, उसका इन एडवांस में लिखा है। लेकिन लोग ये बात करते, लोग प्रिडिक्शन करते, ऐसा क्या था गोपाल भाई एकदम मान लिया। राइट। मैं आपके टीवी को जो भी देख रहे हैं उनको कहूँगा आप लाओ सरकार के पास पहुँचाओ मेरे अगर कोई पाप हुए होंगे तो। मैंने कोई गड़बड़ घोटाला किसी कोई संपत्ति जमा होगा लिख लो पेपर पे आके, मेरा साइन लेके जाओ। कौन कहेगा इतना। गवर्नमेंट के पास दिया है, जो रिकॉर्ड पे है वही है, उसके अलावा किसी को भी मालूम होगा। मैंने बोरेली के लोगों को कहा है, फ्लैट बोलता है ना मेरे पास है, जाओ कब्जा कर लो। मेरे पास 71-72 फ्लैट है। हाँ, सुनील आनंद ने बताया था कि 72। अभी उसको किसी ने बताया, मैंने सुनील को बोला सुनील तुमको किसने बताया, हंसने लग गए हो। बोला इस तरह से तो नहीं होना चाहिए ना बातें। कर लो, अभी भी आपके टीवी के माध्यम से मैं कर रहा हूँ, करो कंप्लेंट। देवेंद्र फडणवीस तो मेरे मुख्यमंत्री है, लेकिन मैंने तो आर पाटिल साहब को लिखा था, अजीत दादा को लिखा था। वो छोड़ेंगे क्या? नहीं। वो छोड़ेंगे? आज उत्तर मुंबई में एक फिगर हूँ ना जी। मेरे ऊपर अगर कोई हाथ डाल देता है कोई गलत काम में तो 2-5 सीट तो आराम से बदल हो सकता है उसमें। बदल हो सकता है जी। तो करे इंक्वायरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कॉन्फिडेंट, आपका जो काम करने का बिंदास रवैया है बहुत ही प्यारा लगा। बचा के रखा हूँ अपने आप को, तब ये होता है। यस सर, ये मुझे लग रहा है वो करप्शन या भ्रष्टाचार से आपने बचा के रखा, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। जी बढ़ गया है। ऐसी सर आप स्वस्थ रहे, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसा इंसान इस क्षेत्र में चाहिए। और मैं आपको सब बता दूं चैनल के माध्यम से कि ओसी सर्टिफिकेट का मैटर ये इनके संसदीय क्षेत्र का नहीं था, चेंबूर से मैटर आया था। आप सबके पूरे मुंबई के कहीं भी ऐसे कोई मैटर है जो आपको लगता है कि अब ये नहीं हो पाएगा, एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा और सीधा कीजिएगा, किसी बिचौलियों की जरूरत नहीं है। वो सीधा मिलते हैं, सामान्य नागरिक बन के मिलते हैं। आप मिलिए और प्रॉब्लम दूर होगा। और मैं चाहूँगा कि सर ऐसे ही स्वस्थ रहे, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी अपने देश में बहुत है। धन्यवाद हमें समय दिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल थे जो छूट गया है, मुझे पूछना है, तो आप मेरे कमेंट्स में जरूर डालिए। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं पूछूंगा और उसका रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।